रह गई थी, क्या क्या डिफेक्ट्स रह गए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स रह गई थी, जिसको बाद में फिर बढ़ाया गया, बाद में फिर उसको सही किया गया। ठीक है, आगे ले गया गया और उस थ्योरम को, इसके जो थ्योरी में जो जो कमियां थी उनको पूरा किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, ये चारों पॉइंट हमको समझ में आ गए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है। अगर किसी की कोई समस्या है तो जल्दी से डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। है क्या, है क्या किसी की समस्या कोई इसमें? नो सर। चलो ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही थी। अब देखते हैं डिस्कवरी, हमने बोला भी था पढ़ के आना, आपको पढ़ के आया होगा जो उसके लिए अच्छा है, जो पढ़ के नहीं आया होगा उसको हो सकता है ना समझ में आए या कम समझ में आए हो सकता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स क्या है, एटम के अंदर है। ठीक है, एटम के अंदर होते हैं, उनको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, ये तो मेन हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एक्सप्लेन किया गया। अब हमने कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़े, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा, ये सब तो समझ में डाल्टन की थ्योरी से समझा लिया, ये सब तो डाल्टन की थ्योरी से समझा लिया। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग पार्टिकल्स का कोई कोई भी जिक्र नहीं हुआ, अलग अलग पार्टिकल्स का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो उसके लिए डिस्कवरी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की? कैसे होती है डिस्कवरी भाई इलेक्ट्रॉन की? कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बता दो भाई। सर ये की थॉमसन ने करी थी। अब कैसे किया सर था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। हाँ, यस सर। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब से की थी। सबसे पहले ये फैराडे नाम का एक बंदा था, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता था, माइकल फैराडे करके थे। ठीक है, उनने डिस्चार्ज ट्यूब को मतलब एक तरह से एकदम वो बना लिया था, उसके ऊपर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या हुआ कि थॉमसन ने, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही होगी गाय। सर क्लियर तो आ रही, लेकिन वो बीच बीच में हवा आ रही सर आपकी माइक से। आ रही है, ये बोलो। हवा की आवाज आ रही है सर। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। वो पंखा चल रहा था इसलिए आवाज जा रही होगी हवा की। चलो ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, दो लोगों का नाम आता है, दो लोगों का जिक्र होता है, जिसमें कौन कौन है? पहला है आपके, क्या हुआ, माइकल फैराडे। पहला बात होती है, सबसे पहले जिक्र होता है माइकल फैराडे, उसके बाद जिक्र होता है किसका? थॉमसन का। तो माइकल फैराडे जो है, इनने एक ट्यूब बनाया था जिसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इनने करते रहे एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने बीच में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया उसने, उन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जिसमें अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसे बनाया, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया। और उसके बाद एक तरफ उनने एक रॉड लगाया जिसको कहते हैं हम लोग कैथोड, जिसको निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ये अरेंजमेंट है, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, बहुत हाई वोल्टेज की एक बैटरी है। इस वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट रहता है, इसमें वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है, प्रेशर बहुत लो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वो हम देखेंगे, लेकिन वोल्टेज बहुत हाई 10,000 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज रहता है इसमें। कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एनोड एक यहाँ पे एनोड है जो कि क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये एनोड है। अब क्या है कि ये आपको फ्लोरोसेंट कोटिंग भी दिख रही है इसके ऊपर, ये जो आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लास है, ये इसके ऊपर एक
फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगाइए, फ्लोरोसेंट मटेरियल की। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है आप लोगों को पता है? क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल? कौन बताएगा? अरे बताओ भाई। जिंक सल्फाइड। मटेरियल होता क्या है? हो एग्जांपल मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ। जिंक सल्फाइड तो है फ्लोरोसेंट, लेकिन ये काम क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? सर इसके ऊपर कोई भी छोटा पार्टिकल अगर टच करता है तो वो ग्लो करता है। वेरी गुड। क्या होता है फ्लोरोसेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लोरोसेंस एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल छोटा हो या कितना भी साइज का हो, कुछ भी हो, वो अगर टकराएगा तो वो एक चमक पैदा करेगा, एक ब्राइटनेस एक निकलेगी, उसमें से चमक निकलेगी। तो इससे पहचाना जा सकता है। ऐसे भी पार्टिकल्स जो आंखों से ना दिखें, ऐसे भी पार्टिकल्स जो आंखों से ना दिखें, वो उस पे जाके टकराएंगे तो एक साइन, एक स्ट्राइक करने पे क्या होगा, उनके एक चमक पैदा होगी। ठीक है, तो उससे क्या हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज टकराई हुई है, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल आके टकराया है, ये हमको पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? वो भले आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन ये इफेक्ट से हमको पता चल जाएगा फ्लोरोसेंट से। यस और नो? यस सर। तो ये अरेंजमेंट लिया भाई इन्होंने, कैथोड लिया, एनोड लिया, और इसके बाद ये अरेंजमेंट लिया। इसमें जिंक सल्फाइड एग्जांपल जिसने बताया बहुत अच्छा है। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। इसको इसके ऊपर क्या लेप दिया जाता है, एक मतलब एक कोटिंग दे दी जाती है, कोटिंग दे दी जाती है। ठीक। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगा है। वैक्यूम पंप इसलिए लगा है क्योंकि इसके अंदर जितना भी एयर है उसको क्या कर लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब यही होता है कि अंदर वैक्यूम है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है कि अंदर पे कोई चार्ज नहीं है, वैक्यूम है। ओके। यस सर। तो अरेंजमेंट आपको सही शॉट दिख रहा है? अरेंजमेंट में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि इतने हाई वोल्टेज पे तो ये गलती से एक्सपेरिमेंट का जो मतलब कैथोड रे का जो इजाद हुआ, जो इन्वेंशन हुआ, वो गलती से हो गया था। ये जानबूझ के नहीं। बाद में ये फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये अरेंजमेंट जो बनाया गया है, वो बाकी सब कुछ करके, पढ़ने के बाद, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सेटअप अच्छे से बनाया गया। इतना बड़ा सेटअप, अच्छा सेटअप नहीं था शुरुआत में। ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन थी इनके पास, किनके पास, थॉमसन के पास, ये गलती से एक इधर से इधर ले जा रहे थे तो उनने चमक देखी थी, तो उनको पता चला था कि यार नहीं, ये तो कोई ना कोई पार्टिकल इसमें से निकल रहा है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं चला था कि कुछ इसमें से पार्टिकल निकल रहा है। लेकिन गलती से एक बार क्या किया इनने, फ्लोरोसेंट मटेरियल लेके गए बगल से, वो केवल गलती से बाई चांस था, रख रहे थे वो इधर से उधर, तो उनको देखा, स्ट्राइक करके चमक दिखी, तो वो बोले कि नहीं, इसमें कोई ना कोई पार्टिकल तो दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ था, कैथोड रे। अब ये रे जो निकलती है, माना जाता है इनविजिबल रे है। ठीक है, ये जस्ट डायग्राम आपको मानने के लिए बनाया गया है। क्या है कि हम लोग केवल समझने के लिए, क्या है, यहाँ पे हम लोग एक वो बनाते हैं, रे बनाते हैं या दिखाते हैं, क्योंकि ये तो इनविजिबल है, कोई दिखने वाली चीज है नहीं, दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये बनाया जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसलिए आपको ये अभी भी जो दिख रहा है, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट दी गई जानकारियां हैं। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ पता था हमें, वो ऐसा किया गया, फिर बाद में एज्यूम किया गया। कुछ एजम्पशंस भी हैं इसमें, कुछ एजम्पशंस भी हैं कि ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि ऐसा था या ऐसा है या ऐसा होगा। ठीक है, साइंस में बहुत सारी चीजें एजम्पशन की बेसिस पे चलती हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज है ऐसी। ठीक है, जबकि ये वैक्यूम पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं बनाया जा सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि कंप्लीटली डिस्चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अब जो जो पॉइंट इनने बताए थे, अब एक्चुअली क्या हुआ, जब इतना हाई वोल्टेज दिया गया, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्टेज दिया गया, बहुत हाई वोल्टेज, आपके घर में 230 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, पता है आप लोगों को? यस। 220 वोल्ट आता है। ठीक है, अब ये वोल्टेज देखो, 10,000 वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज पे क्या होता है, इसमें माना जाता है कि रे निकलती है। अब वो जो रे निकलती है वो कहाँ से निकल रही है? निगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, कैथोड से निकल कैथोड रही से। है।
तो इसलिए उसको नाम बोल दिया गया। उस समय पे कोई नाम नहीं सूझा तो हमने बोल दिया कैथोड रे है ये, क्योंकि इसका वो हो रहा है, क्या जनरेशन हो रहा है जहां से निकल रहे उसी के पॉइंट पे नाम पे दे दिया गया, तो कैथोड रे बोल दिया गया। तो कैथोड रे उस समय पे नाम जाना गया। बाद में जाके कहीं इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, वो किसी और ने रखा। ठीक है, थॉमसन ने भी नाम नहीं रखा था। इन्वेंशन जरूर किया था इनने, इन्वेंशन जरूर किया था, लेकिन नाम इनने नहीं रखा था। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। सारी थ्योरी हमने बता दी, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जरा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बाकी आपने ये पढ़ा तो है ही एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारी चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सीधे लिख लेते हैं। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि तो कैथोड रे स्टार्ट होती है कैथोड से और एनोड की तरफ मूव करती है। कैथोड रे starts from cathode and move towards anode। ठीक है भाई, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोली गई कि जो ये रेज हैं दे आर नॉट विजिबल, but their behavior can be observed with certain type of property material like fluorescent or phosphorescent। तो क्या है, their since they are not visible, their behavior can be observed since they are not visible, but their their behavior can be observed, can be ob- their behavior can be observed, their behavior can be observed with the help of observed with the help of some materials like fluorescent material। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, which glow by when hit by them, which glow material, which glow when hit by them, hit by, जब उससे टकराता है, ये पार्टिकल टकराते हैं तो वो ग्लो करते हैं। ये दूसरा रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है हमारा। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखी गई उनके रास्ते में। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उनके रास्ते में तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दे ट्रेवल, कैथोड रे की बात हो रही है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, straight line in absence of electric and magnetic field,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेव अगर लगाएंगे हम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये कुछ प्रॉपर्टी की वजह से ये अपना कुछ अलग बिहेवियर शो करने लगती हैं, डेविएशन शो करने लगती हैं, तो वो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि डेविएशन शो करेंगी। बट क्या है चौथा रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट में क्या लिख लेंगे हम लोग, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक and magnetic field, in the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays, the behavior of cathode rays is similar to the property of cathode ray is similar to negatively charged particles, similar to negatively charged particles. It is similar to negatively charged particles, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे सजेस्ट हुआ कि जो है कैथोड रे दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, it suggested that it suggested that the 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 cathode ray consists of negative particles, the cathode ray consists of the cathode ray consist of निगेटिव, ऐसे चलेगा ना, निगेटिव कोई दिक्कत, नो सर। निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड, इनको बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, बाद में इनको इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया, ठीक है। ये टोटल 4 बिहेवियर हैं। अगला रिजल्ट जो है इसका एक्सपेरिमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट कि द प्रॉपर्टी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, of cathode rays means electrons do not depend upon the, मतलब अब तो हो ही गया कि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स do not depend on the nature of, on the nature, does not depend upon the nature and the material of electrode, do not depend on the nature and material of electrode, of electrode, नेचर ऑफ द, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, नेचर नहीं है, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो डिपेंड कर ही रहा है क्योंकि एक कैथोड ही है वो, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, जो गैस है, ठीक है, ट्यूब के, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब,
nature of the gas present in cathode ray tube। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कैथोड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का कि जो कैथोड रे का प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि जो मटेरियल है इलेक्ट्रोड का वो कैसा है, काहे का बना है। कैथोड होना चाहिए बस, काहे का बना है उससे नहीं मतलब है, अंदर गैस कौन सी है उससे नहीं मतलब है। तो ये दो फैक्टर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता है जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कैथोड रे का या इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जबकि एनोड में ऐसा नहीं है, एनोड वाले में ऐसा नहीं होगा, उसमें डिपेंड करेगा, उसमें डिपेंड करेगा, ठीक है। इज इट ओके? बोलो भाई, सबको ठीक है इसमें? यस सर। यस सर। अब चार्ज टू मास रेशियो निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन का, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। जस्ट अ मिनट। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ। ये जो पुराना पार्ट है ना, इसको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, परेशान ना होना। ये जो पुराना पार्ट है थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है, इसलिए हो सकता है इसमें आप बोरियत सी लगे, मतलब कि लगे कि यार क्या है रहा है ये। तो ये तो होगा ही, क्योंकि अब जब तक नया चीज जो है बिल्कुल एकदम जो मॉडर्न फिजिक्स इसमें आएगी ना, जो उसमें मॉडर्न जो बाद में हुआ वो सब चीज को फिर पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग होगी जब से आपको आ जाएगा ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ेंगे हम और क्वांटम नंबर वगैरह, तो वहां से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, तो चार्ज जो है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और मास को M से डिनोट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज तो इसी ने ये कैलकुलेट किया था भाई, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। क्या करके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के उनने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाई टू ईच अदर, ठीक है। अपने से भी परपेंडिकुलर और जो इस पाथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके भी परपेंडिकुलर। तो उसने ये फील्ड ये इस तरीके से अरेंजमेंट करके किया। बात समझ में आ रही है आपको कि इन्होंने जो बनाया वो अरेंजमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का बनाया। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एक बनाया इनने, ठीक है। ये परपेंडिकुलर देखो आप जरा, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक जो मैग्नेट लगा है बार मैग्नेट, ये इसका और ये परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, जिस फ्लो में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है इनने, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और क्या किया, इसमें नोट किया कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है जो पार्टिकल का फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, इनने जो नोट किया वो ये नोट किया कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन द अमाउंट ऑफ डेविएशन, इंपॉर्टेंट है ये बात, कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन, द अमाउंट डेविएशन का मतलब कितना घूम रहा है, अपने स्ट्रेट चला और उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना घूमा। तो अमाउंट ऑफ डेविएशन, the amount of deviation, the amount of deviation of the particles means electrons of the particles of the electrons of the
इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स की जगह इलेक्ट्रॉन ही लिख दे रहे हैं हम, फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ, फ्रॉम देयर पाथ इन presence of electric and magnetic field, electric and magnetic field. Electric and magnetic, the amount of the deviation of the depends upon depends upon depends depends on depends on पहली बात है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, पहली बात जिसके ऊपर डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है उस पार्टिकल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पार्टिकल के ऊपर उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली का मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन या डिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली बात ये कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, ये इनने नोट किया। दूसरी बात पे डिपेंड करता है जो है कि मास, सेकंड मास पे, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जितना लाइटर होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना हल्का होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लाइटर द पार्टिकल, lighter the particle, greater is the deflection, greater is the deflection, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तीसरी बात जो इनने नोट की, जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाएंगे उतना ज्यादा होगा द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ the strength of electric and magnetic field, the strength of electric and magnetic field, more the strength, greater will be the deflection, deviation। तो भैया ये एक्सपेरिमेंट जो इनने किया चार्ज बाई मास के लिए, उनने ये कैथोड रे से यही एक करके कैथोड रे ट्यूब का ही यही अरेंजमेंट बनाया, उसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लाया और इनने देखा कि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये डिफ्लेक्शन, जो भी डेविएशन होगा, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पार्टिकल्स का, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, निगेटिव चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। और तीसरी बात आ जाती है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो भी ज्यादा डिफ्लेक्शन। इज इट ओके टू एवरीवन? यस संस्कार, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं है, ये 3 बातें की गई, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, ओके।
अब ये ए बी और सी का समझते हैं हम क्या फिनोमिना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, इस डायग्राम में जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट उस समय पे आ रहा है जब जिस समय पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे तब स्ट्राइक करता है ये पार्टिकल जब केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। केवल और केवल क्या अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। एक ये ए पॉइंट पे जब आता है यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई है तो ये ए पे आया है, ठीक है, पार्टिकल ए पे आके स्ट्राइक हुआ है, ठीक। इज इट ओके? यस जब सर। केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है तो सी पे स्ट्राइक हुआ है। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड हुआ है तो सी पे हुआ है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड तो सी पे हुआ है आके स्ट्राइक हो, ठीक है। और केयरफुली क्या किया, बैलेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डिफ्लेक्शन हो हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सेम डिफ्लेक्शन हो? नहीं हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन अलग अलग हो रहा है ना। ए पे हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो रहा है, जब केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो सी पे हो रहा है। नो सर, जितना भी होगा उसका अमाउंट सेम होगा या वेरी करेगा? वो वेरी करेगा, डिपेंड है स्ट्रेंथ दोनों के ऊपर। मतलब दोनों का स्ट्रेंथ अगर सेम रखा है तो लगभग सेम होगा, ठीक है। अब क्या किया गया, केयरफुली बैलेंस किया गया। क्या किया गया, बैलेंस किया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया गया स्ट्रेंथ को। तो क्या इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल ये ऐसा हुआ कि भैया हम उसको स्ट्रेट पाथ पे ला पाए। जब इसको पर्टिकुलरली जब इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया दोनों की स्ट्रेंथ को, एक इस डायरेक्शन में ले जा रहा है डेविएशन को, एक इस डायरेक्शन में ले जा रहा है डेविएशन को। जब दोनों को बैलेंस किया एक केयरफुल तरीके से, एक तरीके से, तो उसको क्या किया गया, एक स्ट्रेट पाथ में लाके मेंटेन किया जा सकता है। अगर ऐसा हो पाए तो, अगर इसको हमको कर पाए तो ऐसा हो सकता है कि इसको हम लोग ला दें। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब बी पे है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ फील्ड, एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, कोई भी फील्ड नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक और ना ही मैग्नेटिक, तो उस केस में स्ट्रेट पाथ बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब इसको कई सारे एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किए और उसके बाद ई बाई एम की वैल्यूज निकाली। ये एक डेटा से नहीं होता है, कई सारी डेटा लिए इनने, ठीक है। उसके बाद फिर ई बाई एम की वैल्यूज निकाली तो क्या देखा इनने, ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी ई बाई एम की वैल्यू इन्हें निकाली बेटा। ये नहीं कि केवल ई की अलग और एम की अलग, नहीं, इनने ई बाई एम की वैल्यू बताया। इनने बताया ई बाई एम की वैल्यू जो बताई इनने, वो बताई 1.758 1.75820 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। ये वैल्यू आती है इनके एक्सपेरिमेंट से ई बाई एम की। ई बाई एम की वैल्यू इनने निकाली और ये आई, ठीक है भाई। ई बाई एम की वैल्यू इनने निकाली और इतनी आई। अब ई और एम की वैल्यू हमको अलग अलग पता नहीं है, ठीक है। ई बाई एम की वैल्यू अलग अलग पता नहीं, हमने ई बाई एम की वैल्यू हमने निकाली, ठीक। अब मास और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है उसको अलग से मिलिकन ने निकाला था। मास तो पता था हमें, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है, जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है, वो मिलिकन नाम के एक बंदे ने, साइंटिस्ट ने निकाला था बाद में, इसी का हेल्प लेके निकाला था ई बाई एम का। तो आपको ये समझना बेटा, चार्ज की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज है वो बाद में इन्वेंट हुआ था।
हमने E बाई एम की वैल्यू तो पता है, E की वैल्यू जो मिलिगन्स ने बाद में निकाली थी, तो मिलिगन्स ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। मिलिगन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसने क्या किया, चार्ज ऑन एक 1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद मास, इस रेशियो की हेल्प से अलग अलग दोनों को निकाल लिया गया। बात समझ में आ रही है? ये डिटेल में हमको नहीं देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या था, लेकिन ये जरूर समझना है कि जो E बाई एम है वो थॉमसन ने दिया था, बाकी E और M की वैल्यू अलग अलग निकली थी। ठीक, ठीक है। यस सर। E की वैल्यू निकली, उसके बाद इस रिलेशन को यूज करके मास की वैल्यू निकली, ये सही सब चीज किया गया। ऐसे करके दोनों की वो करके निकाला गया और देखा गया कि जो मास आ रहा है और जो चार्ज है आपको पता ही है, अब मैं लिख देता हूं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बस मैं लिख देता हूं इस बात को, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वाज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन was calculated by Millikan's oil drop experiment. Oil drop experiment and by the help of E by M ratio, E by M ratio, mass on 1 electron was calculated तो जो मास है इलेक्ट्रॉन का, जो चार्ज है, क्यू की वैल्यू सबको पता है कितनी आती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो आता है 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ये सबको पता है। ठीक है, आप अगर रखेंगे तो निकल जाएगा। आप क्यू की वैल्यू रखिए इस क्यू ई बाई एम में। चार्ज भी ई, क्यू क्या है एक्चुअली, ई है चार्ज, ई, तो इसको क्यू बाई एम भी बोला जाता है, ई बाई एम भी बोला जाता है, तो आप इसको डाउट में मत रखिएगा। क्यू बाई एम भी बोल सकते हैं, चार्ज बाई मास। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू हम लोग को नोन है, ये हम लोग कई बार लगा चुके हैं, ये हमको पता है, लेकिन आज हमें -1.6 या सिर्फ 1.6 होगा? नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, नेगेटिवली चार्ज है ना वो, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो -1.6 × 10⁻19 है, लेकिन उस पे उसका निगेटिव तो होता है ना चार्ज, उस पे जब वैल्यू रखते हैं तो माइनस में रखते हैं। ठीक है, यस ये सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे बेटा, बस अंतर यही होता है वहां पे +1.6 होता है। सोमनाथ, आर यू गेटिंग? यस सर। सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे, बस +1.6 होता है। वहां पे वो 1.6 × 10⁻19 ही होता है, लेकिन प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। ये बात ध्यान रखना है। दोनों में अंतर फिर क्या रह गया चार्ज का? दोनों एक पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्ज है, बिल्कुल सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर चुके हैं कई बार, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से इस E बाई एम के रेशियो को निकाला गया, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है डेविएशन, उसके बाद किस तरीके से इस रेशियो को यूज करके फिर मास को निकाला गया। ठीक है, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किससे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का हो गया सब कुछ, कैथोड रे का हो गया। सर हाँ जी, सर ये E/m में सर E क्या शो करता है? ई चार्ज है, चार्ज, सर ठीक है सर। चार्ज है, क्यू, वही तो मैं बोल रहा हूँ, चार्ज है ये, दिस इज चार्ज।
आप चलो इस क्यू क्यू ना लिखो, ई ही लिख लो, चलो हटाओ, कंफ्यूज मत हो बस, ई। ठीक है, चार्ज है, नीचे मास है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ कैथोड रे की, बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग से भी दी गई हैं, तो उस बात को भी हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके हम आपको, बस आपको देखना है कि लिख, मैं बस वो कर ले रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा काम आ सकता है। 2 मिनट रुकिए जरा बस। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देख सकते हैं, ये आप लोग अपने उसके लिए रख सकते हैं। ये बस पॉइंट्स जो हैं, ये कॉम्पिटिटिव में कोई पॉइंट आ सकता है आपको, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज एक एक करके मैं बस बोल देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सबको पता है। दूसरी बात, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रे क्या करती है, प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर हम बहुत छोटी सी व्हील, एक मतलब बहुत छोटा सा व्हील, एक व्हील का मतलब है कि उसके रास्ते में हम क्या करें, एक व्हील लगा दें ऐसा, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मास की वजह से क्या है, कैनेटिक इफेक्ट है। अगर वो टकराता है तो ये व्हील घूमता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी है। वो क्या कर सकता है, मैकेनिकल इफेक्ट इंपार्ट कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस द मैकेनिकल इफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मास है तो मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी भी है, तो वो कैनेटिक एनर्जी है। मतलब आपको पता है कैनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, सबको पता है, यस और नो? यस सर। यस सर। मास है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट आ रहा है। उसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट है, तो वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको देखा भी जा सकता है बाई प्लेसिंग अ रोटे व्हील इन द पाथ। थर्ड है, थर्ड क्या है, कैथोड रे प्रोड्यूस द मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट इन द, हो गया। सेकंड वाला 2 बार हो गया यार। थर्ड वाला देखिए, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, ये तो हो ही गया। कैथोड रे ट्रेवल इन द हाई स्पीड अप्रोचिंग टाइट ऑफ द लाइट, बहुत हाई स्पीड में ये क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके चलते हैं। ये 10⁻⁹ टू 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10⁻⁹ नहीं, 10⁻9 टू 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट की स्पीड क्या होती है, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻8, यस और नो? यस। यस सर। 3 इंटू 10⁻5 होती है, 3 इंटू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, यस और नो? यस और नो? 3 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होती है ना, 10⁻8 सेंटीमीटर में हो जाता है। तो 3 लाख
3 लाख होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच का रेंज है लगभग लगभग कैथोड रे की स्पीड भी क्या है, लाइट के रेंज के स्पीड के बराबर है। लाइट के स्पीड के रेंज के बराबर है कैथोड रे का भी। ठीक, अगली बात, अगली बात फोर्थ हो गई। फिफ्थ, कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, ये तो देख ही लिए हम। अगला बात, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, ये तो समझ में आ रहा है, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी है, कंजर्व रहेगी एनर्जी, टकराएगा तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, यस और नो? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. When the cathode ray fall on the solid such as, when the cathode ray falls on the solid such as copper, x-rays are produced, such as क्या प्रोड्यूस करता है? कॉप एक्स-रेज प्रोड्यूस करता है, ये एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड। अगला है कैथोड रेज पोसेस द आयोनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। जब ये पास करते हैं, इनके अंदर आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइज कर देता है, मतलब आयंस बना देता है। किसी गैस के थ्रू पास करेगा तो आयंस बना देगा वो किसी गैस के थ्रू जब पास करेगा तो वो आयन बना देता है। जबकि आप ये नहीं विश्वास करोगे कि नोबल गैस के थ्रू भी पास कर रहा है तो आयन बना देता है वो। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर बहुत अच्छी है इलेक्ट्रॉन्स की, या कैथोड रे की कह सकते हैं हम लोग। ठीक, आयोनाइजिंग पावर इज वेरी गुड। अगली बात, द कैथोड रे प्रोड्यूस द स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन क्या होता है भाई? कोई आइडिया है किसी को स्किंटिलेशन का? हाँ, वही स्पार्क प्रोड्यूस करता है, शाइन करता है। ओके ओके, Yes, sir. वही yes, इसका मतलब है स्पार्किंग या शाइनिंग। स्किंटिलेशन का मतलब वो एक नया वर्ड है, आप लिख सकते हो आसानी, मतलब अच्छा है, आपको अच्छे नंबर के लिए अच्छे वर्ड्स लिखने चाहिए। स्किंटिलेशन का मतलब है स्पार्किंग या शाइनिंग, एक वही बात है। ठीक है, अगली बात, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटेलिक सीट्स। क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, ये बहुत पतले मेटेलिक सीट से ये क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट मतलब ये क्या कर सकते हैं? चीर के जा सकते हैं, आर पार कर सकते हैं ये। ठीक है, अगली बात है, द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट अफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात की जा चुकी है, ये बात हमने किया भी था। क्या है? द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड द कैथोड मटेरियल, ये बात हुई थी। कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये बात हुई थी, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगली बात है, द ई बाई एम रेशियो ऑफ द कैथोड रे वाज फाउंड टू बी सेम एज दैट फॉर, एंड ये बदलता नहीं है। ई बाई एम का रेशियो क्या है? इसके लिए कांस्टेंट रहता है। ई बाई एम का जो वैल्यू है, ई बाई एम का जो रेशियो है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कितना था? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11, यही तो था। Yes, sir. तो कितनी थी Yes, इसकी sir. वैल्यू? 1 पॉइंट, यही वैल्यू लिखी, यहाँ पे लिखा है 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम्ब पर केजी, ये वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, thus the cathode rays are the stream of electrons। और लास्ट में क्या कहता है और क्या है 13th की, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको पता है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज m can be can be written as is equals to, is equals to, it can be written as equals to मास इन मोशन। बात ध्यान रखना, मास इन मोशन की बात कर रहा है वो। तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, इन रेस्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, या रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमको पता है, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई
अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस म्यू इंटू म्यू डिवाइडेड बाई सी, म्यू बाई सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर. This is the mass. This is mass of an electron in motion. Mass of an electron in motion, which is given by the Einstein theory of relativity. Rest mass of the electron divided by under root of square root of 1 under root of 1 minus mu by c का whole square. Mu by c is the of the whole square. Mu is not actually ये u है. This is actually u. u by c. म्यू कम कर रहे हैं, म्यू. इसमें u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ, u इज वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जो भी वो वेलोसिटी से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, डिवाइडेड बाय c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक. तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, 1 1 माइनस 1 0, तो नीचे का 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा मास, Yes. नॉट Yes, डिफाइंड sir. हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मास विल बी नॉट डिफाइंड. तो यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी. फिजिक्स में आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं. ये जो रिलेशन दिया है आइंस्टीन ने, इसके अनुसार तो किसी भी पार्टिकल का अगर लाइट के मतलब किसी की पार्टिकल का स्पीड जो है लाइट के बराबर कर दिया गया, तो उस समय पे टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं होता है. ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा फिर. तो ये चीज हो नहीं सकता है. और इसमें आप एक निकाल सकते हो द मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन द मोशन, जो भी स्पीड दिया हो इससे यूज करके. ये इसका यूज बहुत कम आपको मिलेगा. इस वाले पॉइंट का शायद ही यूज करने को क्वेश्चन शायद मिले आपको, लेकिन हमको नहीं लगता है कभी मिलना चाहिए. कभी कंपटीशन में भी नहीं आता है. पूछ लिया तो भाई जानने के लिए, ये आप जानते हैं, जान सकते हैं, अच्छी बात है, जानना, उसको जानना चाहिए. ठीक. यस. तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को प्रॉपर्टी में ध्यान रखने चाहिए. प्रॉपर्टी में ध्यान रखने चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे. हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी कराई थी. जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो तो हमने करा दी थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती हैं कभी कुछ करके. ठीक है, उसके लिए हमने बाकी एडअप करा दिया, ये आप लोग को रख सकते हैं. बाकी हम लोग प्रोटॉन, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से देख लेना बेटा. आप लोग रेगुलर बेसिस पे इसको नोट्स जरूर प्रिपेयर करना. और मेरे को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कराना है, अगर आप एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको करा दूंगा मैं. वैसे कोई मतलब पूछेगा नहीं, मतलब ना आता है, बताना, जरा जानना तो जरूरी है, हम कर लेंगे उसको अगर आपको डाउट